वार्ता मिल्कीपुर तहसील परिसर में किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या समस्याएं आई कि जो है जनसंवाद करना पड़ रहा है। प्यारे मित्रों, मैं अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, किंतु मैं अयोध्या विधानसभा का, अयोध्या लोकसभा का नेतृत्व करते हुए लोगों को देख रहा हूँ और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय की जो कार्यशैली है उससे यहाँ के आम नागरिक की बात आज सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे सामने रोज़ ऐसी सैकड़ों समस्याएं आती हैं जिसमें कमज़ोर आदमी या ऐसा व्यक्ति जिसका गांव में कोई समूह नहीं है, गांव में कोई सहयोग करने वाला नहीं है, उस व्यक्ति की शिकायत सुनने को कोई प्रशासन का व्यक्ति तैयार नहीं है। चाहे पुलिस का अधिकारी हो, चाहे एसडीएम मिल्कीपुर हो, और ये शिकायत जिलाधिकारी महोदय तक दी गई, किंतु दुर्भाग्य है कि आज तक इस गरीब कृष्णा देवी यादव, पत्नी का क्या नाम है, लल्लन प्रसाद यादव की जो समस्या है आप स्वयं उसकी ज़बानी सुन सकते हैं। और इसके संबंध में सोशल मीडिया पर हमने अपील किया था जिलाधिकारी महोदय से कि ये गरीब महिला जिसका घर पट्टीदारों के उत्पीड़न के कारण और अन्य लोगों की उपेक्षा के कारण इसके घर का दरवाज़ा निकाल लिया गया, इसके नल पर कब्जा कर लिया गया, इसके छप्पर को उठाने नहीं दिया जा रहा है, और ये बेचारी विगत वर्षों से एसडीएम साहब के चक्कर लगा रही है, थाने के चक्कर लगा रही है। तो आज हमने ये निर्णय किया है कि जो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा एक लूट तंत्र बनाया गया है उससे आप सभी लोग अवगत होंगे। आज उत्तर प्रदेश का कोई कार्यालय ऐसा नहीं है जिस कार्यालय में वसूली एजेंट जो अनाधिकृत रूप से कर्मचारी ही नहीं हैं, अनाधिकृत बैठे हुए हैं। हर कार्यालय में आपको रोज़ ये देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ के सांसद महोदय को इसकी जानकारी नहीं है? क्या यहाँ के विधायक जी को इसकी जानकारी नहीं है? और अगर जनप्रतिनिधि इसकी उपेक्षा करते हैं तो प्रशासन तो लूट कर ही रहा है, और कार्यालय में बैठा हुआ व्यक्ति जो कर्मचारी नहीं है आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो गैर जिम्मेदार है, कानून की परिधि से भी बाहर है। उसके द्वारा जो वसूली अभियान चल रहा है उसका ज्वलंत उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक मामला है हजारी सनाफ चैतू निवासी ग्राम शेरपुर हरिदासपुर तारुण क्षेत्र में आता है, और यह व्यक्ति पढ़ा लिखा जूनियर इंजीनियर है। ऐसा भी नहीं है कि फुटपाथ का व्यक्ति है। और यह व्यक्ति वर्षों से 2016 से डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ खाली दरखास्त देता है। इस संबंध में मैंने ऑनलाइन माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया कि बीकापुर तहसील के अंदर आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए कर्मचारियों के विरुद्ध जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान लेना चाहिए। और जिलाधिकारी महोदय जब तहसील दिवस के अवसर पर बीकापुर आए और वो व्यक्ति प्रमाण के साथ लेखपाल की रिपोर्ट कहती है कि जब कंप्यूटरीकृत खतौनी बनने लगी तो तत्कालीन लेखपाल ने
जानबूझकर कूटरचना करके और अपने ससुर के नाम उसकी खतौनी दर्ज कर दी। ये रिपोर्ट तहसील प्रशासन के द्वारा और आयोग से प्रमाणित होने के बाद भी बीकापुर की जिलाधिकारी ने उस व्यक्ति के खिलाफ, जब जिलाधिकारी महोदय को पता लगा कि अब इस पर अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा हस्तक्षेप कर रहा है, तो उन्होंने आनन फानन में ऑर्डर कर दिया। आप बताइए, आम आदमी को न्याय मिलेगा क्या? या आम आदमी को न्याय मिल रहा है क्या? बोले भाई, नहीं मिल रहा है। तो आम आदमी को न्याय मिलने के लिए ही तो सरकार बनती है। आम आदमी के खून पसीने की कमाई से ही इन कर्मचारियों और अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है कि कहीं ऊपर से आती है। क्यों भाई? आपके द्वारा खरीदी गई चीज़ों के टैक्स से ही तो ये पेमेंट पाते हैं, और आपके ही उत्पीड़न को ये लगातार कर रहे हैं। इसके लिए हमने ये जन संवाद कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में हम चलाएंगे, लेकिन चूँकि मिल्कीपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्याएं थीं, और समस्या तो इस स्तर की है कि यहाँ का सांसद निधि को ही अपनी संपत्ति समझता है। विगत दिनों माननीय वेद प्रकाश जी इस क्षेत्र से परिचित भी हैं, पत्रकार जगत से भी जुड़े हैं, और पत्रकार बंधुओं की सेवा को देखते हुए ही सांसद महोदय ने तिवारीगंज बाजार में सांसद निधि से एक पोल लगवाया। अच्छी बात है, विकास का कार्य होना चाहिए, लेकिन ऐन दीपावली के दिन, दीपावली से पूर्व पुलिस बल के द्वारा वहाँ की लाइट बुझा दी गई। ये प्रकरण भी आप लोगों के संज्ञान में होगा। हालांकि बाद में क्षेत्रीय विधायक महोदय ने, चंद्रभान पासवान जी ने वहाँ लाइट जलवा दी, लेकिन सवाल लाइट जलने का नहीं है। सवाल है कि सांसद निधि और विधायक निधि आम आदमी के प्रयोग के लिए है या निजी व्यक्तियों के हित के लिए प्रयोग की जानी चाहिए। तो इन तमाम समस्याओं के साथ हम आपसे रूबरू हैं, और हम चाहते हैं कि आज की लाइव का संज्ञान लेते हुए माननीय मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बरती जा रही उदासीनता का संज्ञान लें, और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको अगर तत्काल संज्ञान नहीं लेते तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जन आक्रोश मुसीबत बन जाएगा। अब आपके समक्ष हम कृष्णा देवी जी को बुला रहे। कृष्णा देवी यादव, जल्दी आओ भाई, टाइम न करा करो लोग। हाँ, निकलिए, इधर आइए। जो यहाँ आइए। जो हालत गुजर, अब आप बोलिए मत, अब आप अपनी बात स्वयं इनके सामने बताइए। क्या क्या गुजर है। क्या है समस्या आपकी? हम भैया वहाँ सौलारा मौजीपुर के रहने वाले हैं। हमारे हाथ में बहुत सब कर दिए गए, हम वहाँ रहने नहीं पा रहे, एकदम से गांव से एकदम निकाल दे रहे हैं सब लोग। कौन लोग? वो हैं एक राम जीवन मुरली, और दूसरा दुर्गा प्रसाद और राम नियंतर। आपने पुलिस में शिकायत की? संत कुमार, उनकी 2 औरतें हैं, एक संध्या देवी, एक कृष्णा देवी। इसकी शिकायत आपने थाने पे किया? हम बहुत शिकायत किया सर। कितने दिन से आप कर रहे हैं? हो गया 12-13 साल हो गया, नहीं तो हमारी उम्र बीत रही। हमारा दरवाज़ा, हमारी पल्ली, हमारा बर्तन, लकड़ी, वहाँ द्वारों पे पातियाँ सब उठा ले जाए।
कुछ हमारे द्वार पर बच नहीं रहा है, ना हमको छप्पर छाने दे रही, ना हमको घर बनाने दे रही हैं। एसडीएम और पुलिस क्या कहती है? एसडीएम पुलिस कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, एकदम सनासन कुछ कर रहे हैं। आप 12 वर्षों से दौड़ रहे हैं? जी, यहाँ से फैजाबाद तक हम दौड़ लिए, लेकिन जितनी शिकायत है सब थाने के आ रही है, एसडीएम के यहाँ आ रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राम जी यहाँ थाने का चौकीदार है। चलिए, क्या करेगा शासन, क्या कर रहा है? आदमी तो आएगा, एसडीएम साहब को दरखास्त देगा और घर चला जाएगा। तो आकंठ उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने का अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का एक संकल्प है। ये तो खाली एक नमूना है। इस तरीके से यहाँ बैठे हुए सैकड़ों लोगों की ये समस्याएं आपके समक्ष हैं। हम आपका समय नहीं लेंगे, इसके लिए हम यहाँ के एसडीएम महोदय से इस लाइव के माध्यम से निवेदन करते हैं कि इन लोगों के प्रार्थना पत्र का संज्ञान लें। मैं स्वयं उपस्थित होकर इसके विषय में उन्हें अवगत कराऊंगा और मैं आशा करता हूं कि 15 दिनों के अंदर प्रभावी कार्रवाई अगर मिल्कीपुर प्रशासन की गतिविधि से प्राप्त नहीं होता है तो जो लोकतांत्रिक अधिकार हमारा है उसका उपयोग करते हुए हम मिल्कीपुर प्रशासन को भी उन्हीं के कमरे में बंद करेंगे और तब तक नहीं खोलेंगे जब तक या तो जिलाधिकारी महोदय या कमिश्नर महोदय स्वयं इसका संज्ञान नहीं लेंगे, क्योंकि न्याय सर्वोपरि है और संघर्ष हमारा अधिकार है। धन्यवाद। ब्रिटेन और अमेरिका के संयुक्त षड्यंत्र के कारण भारत 15 अगस्त 1947 को पुनः ब्रिटेन का गुलाम हो गया। सत्ता हस्तांतरण संधि के द्वारा आज भी भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है। आज भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा है और हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है हमारे देश की इकोनॉमी डेवलप कर रही है। अगर हमारे देश की इकोनॉमी डेवलप कर रही होती तो आपको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हिंद बैंक की रुपए की कीमत 1 रुपये बराबर $1 थी। आज कितनी है? आज $1 की कीमत कितनी है? 89 रुपये 75 पैसे। तो भारत का विकास हुआ या भारत कंगाल हो गया? कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अब कंगाल भारत में जिस तरीके से ब्रिटेन की कंपनी के द्वारा आरबीआई, आप सभी लोग जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ की है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ की है? जोर से बोलो ना। बोलो। ब्रिटेन की। ब्रिटेन की। ब्रिटेन के द्वारा 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई और वो आरबीआई भारत के अंदर 2010 में डायमंड जुबली मनाती है। डायमंड जुबली का जो पैसा जारी हुआ इसमें से कितने लोगों ने देखा है? अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। दिखाएं? हेलो, दिखा दिया जाए। अरे भाई ये तो बोले, दिखाइए। आज हम जो आए हैं
भारत को उपनिवेश मुक्त कराना होगा, भारत से गौ हत्या बंद करानी होगी और भारत के नागरिकों की जीवन और आजीविका अमेरिका के हाथों में सौंपी जा चुकी है, उसे हमें वापस लेने के लिए राष्ट्र को खड़ा करना होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे देश का सबसे बड़ा नुकसान करने वाला हमारे देश की मीडिया और हमारे देश का शासन तंत्र है। और ये 5 रुपए का सिक्का है, ये 5 रुपए डायमंड जुबली के अवसर पर ये जारी किया गया है और इसमें नीचे लिखा है 1935 से 2010। कोई भी देख सकता है इसे, देख लिए। ये 10 रुपए का सिक्का है। इसमें भी ब्रिटेन का लोगो लगा है और ब्रिटेन के लोगों के नीचे लिखा है 1935 से 2010 और इसके पीछे भारत सरकार का लोगो लगा है। इसमें आपको कोई भ्रम है? अगर कोई भ्रम हो तो पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मैंने नहीं छापा है। एक तरफ ब्रिटेन का लोगो और दूसरी तरफ भारत का लोगो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट से 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट से ब्रिटेन की सरकार भारत की सरकार बनकर आप पर शासन कर रही है, तभी तो आप ब्रिटेन के गुलाम हैं। अब जो आपकी आजीविका छीनी जा रही है, आपकी ज़मीन छीनी जा रही है, आपको बेरोजगार बनाया जा रहा है और आपको अपंग करके भारतवर्ष के लोगों को आत्महत्या करने के लिए बाध्य करने का जो षड्यंत्र 2018 में भारत सरकार के द्वारा किया गया, आप लोग उससे परिचित हैं या नहीं? जोर से बोलो। नहीं। आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने आपको आत्महत्या करने का कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया है। भाई, हमको आत्महत्या करने के कानून की परमिशन लेने की क्या जरूरत थी? और हम इस देश में नागरिक हैं, हम इसके लिए यहाँ जी रहे हैं कि हम मजबूर होकर आत्महत्या करें। हाँ, विशेष परिस्थितियों में किसी को कोई गंभीर रोग हो जाता है, कोई ऐसा संकट आ जाता है जिसमें उसका जीवन ही नर्क हो गया है, उसके लिए प्रशासन से अनुमति लेकर के वो प्रक्रिया के अंतर्गत मृतक बनाया जाता था। ये तो न्याय संगत था। लेकिन अब आपको अधिकार दे दिया गया कि बिजली ना आए तो बिजली का तार पकड़ के मर जाओ। ये कौन सी भैया व्यवस्था है? ये व्यवस्था है ऑन द बिहाफ ऑफ रेप ऑफ द माइंड। आपके ऊपर 15 अगस्त 1947 से अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के कारण रेप ऑफ द माइंड के सिद्धांत पर भारतवर्ष को कंगाल और ईसाई राष्ट्र बनाने का जो अभियान चलाया गया, उसका संक्षिप्त विवरण है 15 अगस्त 1947 को 1 रुपये बराबर $1, 31 दिसंबर 1947 को 3 रुपये 30 पैसे का $1 और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के साथ नूरा कुश्ती करते हुए रेप ऑफ द माइंड के सिद्धांत पर मीडिया में कहा, कांग्रेस ने आपका मंगलसूत्र छीन लिया। इससे तो आप लोग वाकिफ होंगे। अब कांग्रेस ने मंगलसूत्र छीन लिया कहने का मतलब यह है कि
कि कांग्रेस के कारण आपका सोना इतना महंगा हो गया कि अब आप मंगलसूत्र नहीं खरीद सकते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी के शासन के बाद आज इतना सस्ता सोना हो गया कि गांव का आम किसान भी एक पाव खरीद सकता है। तो खरीद सकता है भाई? तो मंगलसूत्र किसने छीना? मंगलसूत्र छीना सर डोमिनिक एस्किथ के कार्यकर्ताओं ने। किसने छीना? सर डोमिनिक एस्किथ के कार्यकर्ताओं ने। कौन है सर डोमिनिक एस्किथ, आप बताइए। हेलो, किसी को मालूम है? नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूँ, नहीं मालूम। सर डोमिनिक एस्किथ ब्रिटेन के उच्चायुक्त हैं और ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने पूरे देश के सभी राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग करके भारत को जड़ से समाप्त करके ईसाई राष्ट्र की घोषणा करने के लिए कार्यक्रम चलाया। उत्तर प्रदेश में भी सर डोमिनिक एस्किथ आए तो उन्होंने सबसे पहले किससे मुलाकात की? डॉक्टर अम्मार रिजवी से। कौन है डॉक्टर अम्मार रिजवी? कितने लोगों को मालूम है? हेलो, नहीं मालूम। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं, कांग्रेस ही हैं वो, समझ लो। इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले डॉक्टर अम्मार रिजवी के साथ वार्ता किया। उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ वार्ता किया। अखिलेश यादव के नाम से तो सभी लोग परिचित होंगे। कौन है? मुलायम सिंह के पुत्र। अरे जोर से बोलो भैया। मुख्यमंत्री। हाँ, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बात की। अच्छी बात है। और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। तो सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी जानी चाहिए थी? दी जानी। कितने लोगों को इसकी जानकारी दी गई? नहीं जानकारी दी गई। अब इसको आपके समक्ष मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप कहीं से इस बात से भ्रामक स्थिति में ना रहें कि डॉक्टर साहब आए और माइक पे नेताओं की तरह बोल के चले गए। ऐसा नहीं है। हम तो जो कहेंगे उसके प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर ही आपके समक्ष आए हैं। क्यों? क्योंकि हमें इतना बड़ा देश है और हमारे देश का मीडिया कर्मी असहाय है, वो बेरोजगार है, असुरक्षित है। अगर वो समाज के हित में, राष्ट्र के हित में आवाज़ उठाता है तो रात में उसके घर में घुस के पुलिस उठा ले जाती है और उसकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है। क्या ऐसी घटनाएं हो रही कि नहीं हो रही? हो रही। क्यों हो रही? क्योंकि 1952 में प्रसार भारती बिल भारत को लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को न्याय, सुरक्षा और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रसार भारती बिल पेश किया गया। तो भाई 1952 से आज तक कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसकी सरकार नहीं आई? कोई बताएगा? सभी की आई ना जी, सब शासन कर चुके हैं। सारे लोगों की आई, सरकार की नहीं आई। प्रसार भारती बिल की आवश्यकता क्यों नहीं है भारत को? क्योंकि प्रसार भारती बिल जिस दिन पारित हो जाएगा उस दिन इस देश का पत्रकार एक स्तंभ हो जाएगा। वो जनता की आवाज़ बन जाएगा और जनता को ही शोषण करना है। तो प्रसार भारती बिल कौन लाएगा? हमने कहा हम सनातन सरकार बनाएंगे। सनातन सरकार, भारत में सनातन का नाम लेना अपराध है। क्यों?
और जब नेता को काम लेना होगा तो राहुल गांधी भी लंबा सा तिलक और भगवा वस्त्र पहन के आएंगे, हम भी हिंदू हैं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहेगा हम तो गाय मांस खाते हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं। क्यों भाई, ऐसा है कि नहीं है? जिसको नहीं होगा हम सोशल मीडिया पर वीडियो भेज देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मीडिया के द्वारा बताया जाता है कि हिंदूवादी सरकार है। और आज भारत के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न, शोषण और दमन किसका हो रहा है भाई? किसका हो रहा है? हिंदुओं का हो रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू डिवाइड एंड रूल का शिकार है। हम नहीं बैठ सकते शिव प्रताप यादव के बगल, हम नहीं बैठ सकते भाई राजेंद्र कोरी के बगल। कहाँ है राजेंद्र जी? इधर आओ। ये हैं राजेंद्र कोरी जी, हमारे मिल्कीपुर के बहुत मजबूत खंभे हैं। हमारे बेटे, हमारे इस बंटवारे के कारण आज भारत के अंदर ब्रिटेन की सरकार चलाने वाले हमको लूट रहे हैं। और ब्रिटेन का उच्चायुक्त जब आता है तो सारे राजनीतिक दल, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे डॉक्टर अम्मा रिजवी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, सारे लोग एक ही लाइन से शीर्षासन कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का अगर प्रश्न करना हो तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं वो दिखाने जा रहा हूँ, आप इसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये समाचार छापने वाला किसका शिकार हुआ? प्रशासन का। ठीक? अमर उजाला का चीफ ब्यूरो लखनऊ में बैठकर अगर प्रदेश के अस्तित्व का समाचार नहीं छाप सकता, फिर क्या कर सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ। इसमें कोई शंका तो नहीं है? चल, इसको रुकते जाओ। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है CBDC एक्ट। कितने लोगों को मालूम है? सेंट्रल डिजिटल करेंसी कानून। अब ये सेंट्रल डिजिटल करेंसी कानून ब्रिटेन की सरकार के द्वारा, अमेरिका की सरकार के द्वारा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के माध्यम से हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? तो आपको अधिकांश लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि CBDC एक्ट का षड्यंत्र क्या है। क्योंकि मीडिया के गले में तो सरकार की रिवॉल्वर है, वो राष्ट्र हित में बोल नहीं सकता, समाज हित में बोल नहीं सकता। और जो मोदी के सरकार के खिलाफ बोलेगा उसकी लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं होगा। मेरा आरोप नहीं है, मैं नाम गिना सकता हूँ, लेकिन समय नहीं खराब करना चाहता आपका। तो इस हत्यारी सरकार के खिलाफ अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा ने ये आंदोलन शुरू किया है कि उपनिवेश मुक्त भारत होगा, यानी आज़ाद भारत होगा। हर व्यक्ति को अपनी आवाज़ बुलंद करने का अधिकार मिलेगा। प्रसार भारती बिल लागू होगा और हर किसान को उसके खेत तक निःशुल्क पानी और हर नौजवान को उसके घर में बिजली और भारत के प्रत्येक नागरिक को WHO की सारी व्यवस्थाओं को निरस्त करते हुए स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। यह संकल्प सनातन सरकार का है और रहेगा। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन
ये आवाज़ मेरी रहेगी। भगत सिंह ने भी यही सोचा था कि मैं रहूं ना रहूं हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी इसीलिए काम किया था और उन्होंने देश को आज़ाद करा के दे दिया। आज कितने लोग जानते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम है? बोलो भाई, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। भारत के बीच में मत बोलिए जी, या तो मंच से उठ के चलिए। जी जी आप डिसिप्लिन में रहिए। हम उनसे पूछ रहे हैं ना, उनको बोलने का अधिकार नहीं क्या? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम है? दूसरा कोई आदमी बताओ। अरे जो मालूम वो बताओ। अरे डरने की क्या जरूरत, नहीं मालूम। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और देश के गद्दार जवाहर खान को पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाकर लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो है जवाहरलाल नेहरू। और कितना अफसोस है, इन आईएएस पे रोना आता है, इन आईपीएस पे रोना आता है, और सांसद विधायक तो पालतू नौकर नहीं कह सकते, पालतू जीव हैं। हमारे देश में एक विशेष रूप से पालतू जीव होता है जो घर की रखवाली करता है, उससे ज़्यादा वो नहीं है। उनसे कोई उम्मीद करना कोई मतलब नहीं है। सांसद और विधायक ईवीएम मशीन से केवल और केवल इसलिए बनाए जा रहे हैं कि सांसद निधि का पैसा कैसे आएगा, विधायक निधि का पैसा कैसे आएगा, जेई और ठेकेदार से कमीशन कैसे आएगा, बात खत्म। आज आवश्यकता क्या है? आज आवश्यकता है भारत के संपूर्ण अस्तित्व को नष्ट करने वाली व्यवस्थाओं के विपरीत जन संवाद के माध्यम से आम नागरिक को उसको जानकारी देना, उसके अधिकारों की रक्षा करना और प्रशासन में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। क्यों भाई, भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगना चाहिए कि नहीं? इन अधिकारियों के द्वारा आपका शोषण उत्पीड़न हो रहा कि नहीं? हाथ उठा जोर से बोलो। यहाँ बैठे हुए जो लोग शिकायत लेके आए हैं, आप लोगों ने आज के पहले प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत कराया है कि नहीं? हाथ उठाओ, हाथ उठाइए। अब सवाल ये है कि इस पीड़ा को कौन उठाएगा? पत्रकार बोलेगा तो उस पर रास्ता लगा दिया जाएगा, प्रेस वाला बोलेगा तो अभी हमारे एक मित्र, नाम नहीं लूँगा, संपादक, उनको ही जेल में भेज दिया। हालांकि हम लोगों ने अदालत से उनको बाहर लाने में सफलता हासिल कर ली। आज आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी अपने भ्रष्टाचार के कारण आपसे भी ज़्यादा, आम नागरिक से भी ज़्यादा बदहाल हालत में खड़ा है। आपको मालूम होगा वाई पूरन कुमार आईपीएस थे और वाई पूरन कुमार की पत्नी अमिता आईएएस, जो मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ जापान के दौरे पर थी, और उनके पति ने जब आत्महत्या किया तो अपने पति का पोस्टमार्टम 8 दिन तक नहीं करवा पाई वो आईएएस कमिश्नर। क्यों? क्योंकि इन आईएएस के अंदर सारी ताकत रहते हुए भी सबसे कमज़ोर हैं। क्योंकि मानस ने एक लाइन कही है, जिमको पंथ पग धरहि खगेशा, रान तेज तन बुझि लवलेशा। सब खत्म है। क्यों? क्योंकि खाली हमें
एसडीएम बना दो, हमें कलेक्टर बना दो, हमें कमिश्नर बना दो, हमें विदेश सचिव बना दो, जय श्री राम। और बाद में आपके पड़ोस के ही एक विदेश सचिव थे, कितने लोगों को मालूम है? एपी सिंह का नाम मालूम है? अखंड प्रताप सिंह। 7 बार भारत सरकार ने उनको ईमानदारी का पुरस्कार दिया। और बाद में जब उन्होंने राष्ट्रहित में काम शुरू कर दिया तो उन पर आरोप लगा करके और उन्हें ही जेल के सिक्कों में डाल दिया। आप जब तक सरकार की चापलूसी करते रहोगे तब तक आप बड़े अच्छे एसडीएम हो, बड़े अच्छे कलेक्टर हो, अच्छे कमिश्नर हो, लेकिन जैसे ही आपने न्याय की बात की, कानून की बात की, आपको शिकार होना पड़ेगा उत्पीड़न का। तो अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध पूरे देश में संघर्ष कर रहा है। अब आप अध्यक्ष जी, आपसे एक सवाल है। हाँ, भ्रष्टाचार मुक्त, दंगा मुक्त, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या होता है? भ्रष्टाचार का मूल कारण होता है चित्तवृत्ति और विचार। आपका जैसा चित्त होगा वैसा संस्कार होगा, वैसा विचार होगा, वैसा व्यवहार होगा। आपके चरित्र और चिंतन को क्या ईसाई राष्ट्र बनाने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार में न्याय मिल सकता है? आपको चिंतन मिल सकता है? आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने भारत की पार्लियामेंट में बैठकर ब्रिटेन के कानून की धारा 377 को समाप्त कर दिया। कितने लोगों को मालूम है? नहीं मालूम। धारा 497 को समाप्त कर दिया। कितने लोगों को मालूम है? नहीं मालूम। लेकिन धारा 370 हटा दिया। कितने लोगों को मालूम है? मालूम है। 370 की ढोल तो पीटी गई, जो एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने धारा 370 की उपधारा के तहत अपने निजी लोगों को जम्मू और कश्मीर की क्षेत्र की खनिज संपदा को लूटने और अमेरिका को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया। खूब हल्ला मचाया गया, धारा 370 हटा दिया। लेकिन धारा 377 हटा दिया, 497 हटा दिया। अध्यक्ष जी, ये आम लोगों के न्याय हित में 370 कितना लाभदायी है? हाँ, वही बताने जा रहा हूँ। देखिए, परिवार का सबसे बड़ा अंग होता है माँ। कौन होता है परिवार का अंग? माँ। होता है कि नहीं होता? अरे, परिवार का एक प्रमुख अंग माँ होती है कि नहीं होती? अरे भाई बोलो, होती है कि नहीं? होती है ना। पत्नी, पत्नी होती है कि नहीं? बोलो भाई, यहाँ महिलाएं भी हैं, बोलो। परिवार के लिए पत्नी का महत्व है कि नहीं है? है। और अगर पत्नी अपनी मर्जी के साथ 40 मर्दों के साथ रह सकती है, क्या वो एक आदर्श पत्नी होगी? नहीं होगी। और भारत में व्यभिचार अपराध नहीं है, ये कानून बना दिया गया। तो क्या व्यभिचारी व्यक्ति समाज के लिए, परिवार के लिए हितकारी होगा? नहीं होगा। तो व्यभिचार को स्थापित करने वाली सरकार में भ्रष्टाचार की कल्पना करना कैसे संभव है? हेलो, अरे आप मेरी बात से सहमत हो तो बोलो, ना असहमत हो तो बोलो। सहमत है ना?
अरे हाँ बोली भाई। तो सवाल ये है कि आज हमें इसकी आवश्यकता इन आधार पर है। और कोई प्रश्न है? नहीं, 1 मिनट और लेंगे आपको। अब आपको समझना है मूल बात, CBDC एक्ट लाया क्यों जा रहा है? कोई, अब आप लोगों का तो विषय नहीं है, पत्रकार बंधु बता सकते हैं, बताएगा कोई? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। CBDC एक्ट इसलिए लाया जा रहा है कि यह है रुपया। क्या है? रुपया। और और ये क्या है? बोलो भाई, जोर से बोलो। ये क्या है? रुपया। यही दुर्भाग्य है आपका, और यही है रेप ऑफ द माइंड का सिद्धांत। इस पर क्या लिखा है? इस पर लिखा है, ब्रिटेन की सरकार ने, मैं धारक को 100 रुपया देने का वचन देता हूं। क्या है ये? अरे भाई बोलो, इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? तो जब वचन देते हैं तो वचन पत्र है कि रुपया है? वचन पत्र है। और हमारी मजबूरी है कि हम इस ब्रिटेन के गारंटी पत्र पर ही जीवित रह सकते हैं। क्यों भाई, मजबूरी है कि नहीं है? अगर ये जेब में ना रहे तो टैक्सी वाला आपको ले जाएगा, सब्जी वाला सब्जी देगा? अरे बोलो भाई, नहीं देगा। तो हम किसके गुलाम हुए? अरे जोर से बोलो ना। हाँ, अब इसको समझने के लिए भी आपको समझना है। देखिए, ये लोगो लगा है भारत सरकार का, सारे लोग पहचानते हैं कि नहीं? पहचानते हैं। और ये लोगो लगा है ब्रिटेन की कंपनी RBI का, पहचानते हैं कि नहीं? और ये कि वही बीच में बैठा है, ये ब्रिटेन के सेक्रेटरी भारत के शत्रु राष्ट्र का बंटवारा करने वाले हैं, इनको भी पहचान लीजिए। इसीलिए पंडित नाथूराम गोडसे ने भारत माता की लाज बचाने के लिए इस राक्षस का वध किया, और आज हम पंडित नाथूराम गोडसे का सम्मान भी नहीं करते हैं। हमारा क्या होगा? कौन बचाएगा भारत को? और यह रुपया है तो इस पर लिखा है 5 रुपया, और कौन लिख रहा है? ब्रिटेन की सरकार। और ये कौन लिख रहा है? ब्रिटेन की सरकार। मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूं। ठीक, इस पर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न है कि जो है इनके फुटैया क्यों, जो है गांधी की फुटैया कैसे है? भाई गांधी की फुटैया इसलिए लगी कि आप ब्रिटेन के गुलाम हो, और ये व्यक्ति ब्रिटेन का सेक्रेटरी था उस समय। 100 रुपये की चांदी का पैसा लेने वाला ये व्यक्ति है, राष्ट्र का शत्रु है, तो इसकी वोटो तो रहेगी ब्रिटेन के गारंटी पत्र पर। भाई इसमें कौन दिक्कत है? आप बताइए। अरे भाई मैं मिल्कीपुर का रहने वाला हूँ। राष्ट्रपिता, अब भाई राष्ट्रपिता तो कोई हो नहीं सकता, राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। राष्ट्र के गद्दार को राष्ट्रपिता आपको इसलिए बताया गया कि आपको राष्ट्र की परिभाषा ही नहीं मालूम हुई। राष्ट्र का जब शत्रु है तो इसको हटाया जाए। अरे तो मरी गया कि नाथूराम गोडसे ने ही उसी समय हटा दिया। अगर नहीं हटा दिया होता तो अब तक लाहौर से लेकर के और बांग्लादेश तक एक
चौड़ा गलियारा होता और आप आज नमाज पढ़ रहे होते, खतना कराए घूम रहे होते। पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चर्चा रहती है। अब भाई चर्चा करने वाले करेंगे, हम उनको कौन रोक सकते हैं? आपका मन, चलो ठीक, आपको हम रोक नहीं सकते, लेकिन आपको जो जानना है उस पर आपको जानने की आवश्यकता है, और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक सही गया ना? फिर हम अगली मीटिंग में आएंगे, फिर बात करेंगे, लेकिन आज जो संक्षिप्त समरी दे रहे हैं एक मीटिंग रखो, हम रखेंगे बाद में, अभी नहीं रखेंगे, एक आध हफ्ते बाद। ये तिवारी जी हैं इंचार्ज यहाँ के, जो कहेंगे हम करेंगे, इन्हीं से जो करना। देखिए, ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कितने लोग जानते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? सुना है पर जानकारी नहीं। कोई बात नहीं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की घोषणा भारत में किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत की लोकसभा में कहा हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू कराएंगे। कहा कि नहीं कहा? तो भारत की लोकसभा या राज्यसभा में किसी राजनीतिक पार्टी के नेता ने कभी प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं पूछा कि क्या होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लागू करने से? पूछा किसी ने भाई? अरे पूछा? पूछना चाहिए था कि नहीं? पूछना चाहिए, नहीं पूछा। और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज स्कूलों के अंदर ताला लगाया जा रहा है। क्या लग रहा है? ताला। क्यों लग रहा है? क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहता है कि एजुकेशन पर आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं इस गुलाम भारत में, इसको आप पढ़ लीजिए। ये मैं फोटोकॉपी भी कर लीजिए। ये इसमें है एजुकेशन के ऊपर आप 0.76% पैसा खर्च कर सकते हैं। कितना पैसा? देख लीजिए, कॉपी ले लीजिए, ठीक है ना? ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आपको गांव-गांव पहुंचाना होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को भारत से समाप्त कराना होगा, और नहीं तो भारत के लोगों को आत्महत्या कानून का लाभ लेना ही पड़ेगा। अब एक सेकंड हम आप लोगों से चाहेंगे कि खड़े हो जाए, मेरा एक साथ दे दें बस। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की गौ हत्या हर हर महा। देखना चाहते हैं तो अवध स्पीड न्यूज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी सारी खबर देखने के लिए YouTube पर सर्च करें अवध स्पीड न्यूज, वहां से सारी खबर देख सकते हैं। विज्ञापन है तो संपर्क करें अवध स्पीड न्यूज से। मोबाइल नंबर 9554215800।